वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा है सेकंड लेक्चर हमारे फर्स्ट लेसन का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जस्ट पॉज दैट वीडियो एंड गो बैक एंड वॉच द पार्ट 1, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आपको आज का जो पार्ट 2 है इसका वो भी शायद इतना समझ में नहीं आएगा। सो पहले आप उसको जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो हमारा पार्ट था, पहला लेक्चर जिसका लगा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारा जो पहला काम है वो क्या है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को अच्छे से याद करना। एंड आई होप कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया है। तो चलो देखते हैं आज हमने जो कुछ चीजें याद करनी है 20 एलिमेंट्स के अलावा वो कौन सी हैं। तो आपको मैं ना कुछ और चीजें बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, उनको भी अच्छे से याद करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने लिखा है SO4। पहली बात तो ये कि अगर आपके सामने कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसके साथ देखो अगर आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट याद करें तो आपको पता होगा S मीन क्या है, सल्फर, और O क्या मतलब क्या है, ऑक्सीजन। बट अब ये चीज है कि अगर आपके सामने ये चीज लिखी हुई है SO4, तो इसका क्या मतलब है, सल्फर कितने, ऑक्सीजन कितने, इसको कैसे रीड करना है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये चीज भी हम देखेंगे। बिल्कुल हमने जीरो से ही स्टार्ट करा, इसलिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, सारी चीजें आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आपके सामने लिखा है SO4, इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हमने कोई चीज देखनी होती है, जैसे एलिमेंट लिखा है, हमने उसके पैर में देखना नंबर कितना लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, सल्फर, और S के पैर में क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जिसके पैर में कुछ भी नहीं है दैट मीन्स वो एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, SO4 के अंदर बच्चों जो हमारे सल्फर है ना वो कितने हैं, एक। ठीक है, तो सल्फर कितना प्रेजेंट है, एक सल्फर प्रेजेंट है इसमें। और बाद में देखो क्या लिखा, O के पैर में क्या लिखा हुआ, 4। तो ये जो 4 है इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है ना बच्चों वो हमारा क्या है, 4 टाइम्स प्रेजेंट है। मतलब इसके अंदर हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, टोटल 4। तो दैट मीन्स अगर आपके सामने लिखा है SO4, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक सल्फर है और 4 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपके सामने ये चीज लिखी हुई है H2S। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो फिर भी थोड़ा आइडिया लग रहा था कि O के पैर में था 4 और आगे कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा आइडिया लग गया कि जो ऑक्सीजन है वो कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। लेकिन जब ऐसे चीज लिखी हुई आई है तो आपको देखना है इसका मतलब बच्चों क्या होता है। अगर यहाँ पे देखो बीच में क्या 2 बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको इसको रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी नंबर लगा हुआ है ना वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है वो सिर्फ उसी को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी के ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पीछे जो एलिमेंट पड़ा उसके साथ इस नंबर का कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है H2S, इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो हाइड्रोजन है H के पैर में लगा हुआ है 2 और सल्फर क्या उसके आगे है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन है वो कितने होंगे, 2। एंड सल्फर, सल्फर के पैर में कुछ भी नहीं लगा, दैट मीन्स अगेन सल्फर हमारा यहाँ पे कितना है, 1। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए कि क्या, मैं और एग्जांपल भी लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख दिया H2SO4। तो अगर मैंने आपके सामने ये चीज लिख दी तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने सल्फर और कितने ऑक्सीजन है। तो अगर आपको पता लग रहा है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। तब तक मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, H के पैर में कितना लगा हुआ है, 2। तो ये 2 सिर्फ H के लिए, इसका सल्फर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, अब सल्फर के पैर में क्या कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये कितना है, 1। और O के पैर में कितना है, 4। दैट मीन्स ऑक्सीजन कितने होंगे, 4। ओके, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मान लीजिए मैंने ये जो चीज लिखी थी, मैंने यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी थी वो सिर्फ उनके पैर में थी एलिमेंट्स के। अगर मान लो आपके सामने इस तरीके से चीज आ जाती है SO4 और यहाँ पे लगा हुआ है 3, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये चीज बच्चों देखो, जब भी क्या होता है पैर में अगर किसी के नंबर लगा हुआ है तो वो तो सिर्फ उसी एलिमेंट के लिए है जिसके पैर में वो नंबर लगा हुआ है। बट अगर किसी कंपाउंड या किसी भी चीज के आगे, किसी भी फॉर्मूले के आगे अगर बच्चों कोई नंबर लगा हुआ है तो वो नंबर उसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना उन सबके लिए ही होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा है 3SO4, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है ना ये S के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 3 है वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या 3 के पीछे क्या पड़ा है, S पड़ा है और O पड़ा है, तो दोनों के लिए, सल्फर के लिए भी 3 अप्लाई होगा और ऑक्सीजन के लिए भी ये जो 3 नंबर है ना वो ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पे क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर हमें निकालनी हो काउंटिंग कि सल्फर कितने हैं जी यहाँ पे और ऑक्सीजन कितने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपने देखना है उस एलिमेंट के पैर में कितने नंबर कोई लगा हुआ है,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी नंबरिंग नहीं है, दैट मीन सल्फर कितना है, एक ही है, और इसके आगे कितना लिखा हुआ है, 3। तो अगर इसके पैर में कोई नंबर लगा हुआ है और आ गया, उन दोनों की हमने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, और उसी से हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो वो कितने टाइम्स उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, सल्फर के बच्चों देखो बीच में पैर में कुछ भी नहीं लगा, दैट मीन सल्फर एक ही है, आगे कितना लगा हुआ, 3। तो 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 3। दैट मीन्स इस फॉर्मूले के अंदर जो सल्फर है वो कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 3। ओके, उसके अलावा अब देखो यहाँ पे क्या है, O के पैर में ऑलरेडी कितना लगा हुआ है, 4। ठीक है, बट ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि O के पैर में तो 4 यहाँ पे लगा, बट अभी मैंने बताया था कि आगे कितना लगा हुआ, 3। तो ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी जो नंबर है वो अप्लाई होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 3 है इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितने टाइम्स था, 4, तो इन दोनों के आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया, 12। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कितने प्रेजेंट है, 12, और जो सल्फर है वो कितनी है, 3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ में आगे की कैसे देखना है, क्योंकि देखो बच्चों बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं पता चलता कि किसी फॉर्मूले के अंदर नंबर आगे लगा हुआ उसका क्या मीनिंग है, पैर में लगा हुआ उसका क्या मीनिंग है। तो ये चीजें आपको आई थिंक पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सारी बेसिक चीजें है ना, जो जितनी भी हमें जरूरत है वो सारी की सारी मैंने इंक्लूड की अपनी वीडियोस में, तो सो दैट आपको हर चीज जो अच्छे से समझ में आए। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि अगर सिंगल एलिमेंट्स के हमने नाम देखे कि मान लो H लिखा तो वो क्या हाइड्रोजन है, S लिखा तो वो सल्फर है, Na लिखा तो वो सोडियम है, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे कि जब जो एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट पड़ा है और वो भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं, तो उनकी जो नेमिंग है वो कैसे करनी है, वो थोड़ा उसका बेसिक देख लेते हैं, सो दैट हमें जो रिएक्शंस लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हमारे पास कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो बार बार यूज होगी हमारे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना वो मैं उनके फॉर्मूलेज आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, तो उसके जो नेम है वो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, सो दैट हमें बाकी चीजों के जो नेम है ना, नेमिंग जो है वो इजीली लिखनी आ जाए और उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा था SO4, तो आप भी अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लो बच्चों, SO4। जब भी आपको क्या है SO4 कहीं भी किसी भी फॉर्मूले के अंदर दिखाई दे, किसी भी रिएक्शन के अंदर दिखाई दे, तो SO4 को बच्चों कंबाइंड क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फेट। क्या बोलेंगे, सल्फेट। ठीक है, तो आपने इसको अलग अलग नहीं नाम नेमिंग जब भी किसी चीज की लिखेंगे तो मैं भी आपको लिख के भी दिखाऊंगी। अगर SO4 कहीं भी आ रहा है, ये साथ में ऐसे है, तो इस पूरी चीज को क्या नेम देंगे हम लोग, सल्फेट। ओके, उसके बाद CO3, दैट मीन्स अगेन इसमें क्या है, एक कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो आई होप कि आपको ये चीज अभी समझ में आ रही है। तो CO3 लिखा मैंने, दैट मीन्स क्या है, कार्बन, एक एलिमेंट कार्बन और 3 ऑक्सीजन हमारे पास है, वो क्या है कंबाइन होकर इकट्ठे बैठे हैं, तो इन तीनों को साथ में हम लोग क्या बोलेंगे, जब ऐसे चीज आएगी CO3 तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट। तो पूरे स्पेलिंग को अच्छे से चेक करके ध्यान से आपने नोट डाउन करना अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों NO3। ओके, तो NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगेन इनको याद करना, जैसे हमने 23 एलिमेंट्स याद करे थे, अगेन आपने ये इन तीनों चीजों को भी क्या अच्छे से याद करना है कि SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट, CO3 कार्बोनेट एंड NO3 नाइट्रेट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज को यूज कैसे करना है। मान लीजिए आपके सामने ये चीज लिखी हुई है ZnSO4। ठीक है, तो अभी क्या होता है बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यहीं से स्टार्ट होती है कि सामने कोई रिएक्शन लिखा, उसके सामने कोई बोल रहा है जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिख रहे हैं, कैसे नेमिंग लिखनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं। देखिए अब सामने सबसे पहले क्या लिखा है, Zn। तो अगर आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट को अच्छे से याद कर लिया है तो जल्दी से मेरे को बता दो कि Zn का मतलब क्या है, यस, जिंक, राइट। तो इसका नेम क्या है, जिंक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिंक। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि नेमिंग लिखे हैं। उसके बाद SO4, तो SO4 को मैंने अभी आपको बताया, उसको क्या बोलेंगे, सल्फेट। दैट मीन्स बच्चों इसका नेम क्या हो गया, जिंक सल्फेट। इजी, तो कितना का टफ है, इजी है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे तो आपको नेमिंग लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी तरीके से चलो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Fe, चलो कुछ और लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं CaCO3। जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिखा है CaCO3,
तो क्या नेम होगा इसका CaCO3 का? तो देखिए Ca का मतलब क्या है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर है, अगेन ये, तो ये क्या है, कैल्शियम। तो इसका पूरा नेम पहले लिखेंगे कैल्शियम, उसके बाद CO3, और CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो अगेन इसका नेम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करनी होती है, नेमिंग जो है ना वो लिखनी होती है, क्योंकि हम रिएक्शंस में इन चीजों को यूज करेंगे, अगेन उनके नीचे हम लोग नाम लिखने वाले हैं, तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन। तो फाइनली हमारी जो सारी बेसिक चीजें वो कवर हो गई हैं, अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं पहले लेसन को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहली बात तो ये बच्चों कि हमारे पास जो लेसन का नेम है ना, हम लोग उसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस है या नहीं है, क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। उसके पहले देखो, अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स लें बच्चों, जैसे कि मान लो हमने क्या करा, रात को दूध में कुछ खट्टा मिलाया, सुबह हमने देखा तो उसका क्या बन गया, दही बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जब खाना बनाते हैं, सब्जी कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें कितनी वेजिटेबल्स, मसाले, कितना कुछ डाल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उसको पकाने के बाद बिल्कुल एक नई चीज बन रही है जो कि पहले नहीं थी, और उसका टेस्ट जो है वो भी बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है ना। ठीक है, दूध से दही का बनना, इसी तरीके से हम लोग फूड कुक कर रहे हैं, इवन जब हम लोग सांस भी ले रहे हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ गैस अंदर लेके जा रहे हैं, कुछ बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे जब हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो फूड क्या होता है, बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, यही हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन। पता कैसे चलता है केमिकल रिएक्शंस की, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले देखो बच्चों, जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब देखो हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि फूड को हमने कुक करा, या फिर हमने कोई भी सब्जी हम लोग कुछ बना रहे हैं, तो हमने क्या करा, उसको पकाया, पहले कुछ भी चीजों को मिक्स करा। दैट मीन्स क्या, वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले कच्ची थी, अभी हमने उसको पका लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आया है ना। और जहां पे चेंज होगा वहीं पे ही कोई रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यही माइंड में रखना है कि रिएक्शन में मेन चीज होता क्या, कोई ना कोई चीज चेंज हो रही है। अब चेंज कैसी हो रही है, चेंज दो तरीके के हमारे पास होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज की, लेकिन फिर भी हम लोग इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक माचिस की तिल्ली लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लोज से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैंने क्या करा, स्टिक को सिंपली दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हो, पहले ये क्या थी, माचिस की एक तिल्ली थी, अभी इसके क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। बट क्या यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर्टीज या इसके कोई जो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ नया बना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बना है। ये पहले भी क्या थी, स्टिक थी माचिस की, अभी भी वही है, सिर्फ क्या हुआ है, इसकी जो लेंथ है ना उसके अंदर चेंज आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसकी ना तो कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है, पहले भी ये क्या है, जैसे आप देख रहे हो स्टिक है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज पहले थी वो अभी भी है। ठीक है, और इसमें ना कुछ नया बना है। तो वो वाले चेंजेस जिसके अंदर नहीं, ना तो कुछ नया बनता है और ना ही उसके अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, मैंने एक और एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी मार्क स्टिक को मैंने लिया और हमने क्या करा, अभी आप क्या देख रहे हो, मेरे पास सिंपल एक पेपर है, ब्लैक पेपर है। ठीक है, मैंने क्या करा, मार्क स्टिक से इसको जला दिया। ठीक है, तो इसको क्या करा, मैंने जला दिया। अभी देखो, अब हमने देखना है कि क्या हुआ। अब जो देखो, पहले मेरे पास क्या था, पेपर था, तो क्या अभी आपको जलने के बाद कोई पेपर इसमें दिखाई दे रहा है, नो नहीं दिखाई दे रहा ना। अभी जो हमारे पास जो चीज बनी है वो क्या है, अब पहले हमारे पास पेपर था, लेकिन जब मैंने इसको जला दिया तो बच्चों जलाने के बाद क्या बन चुकी है, राख बन चुकी है इसकी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, पहले पेपर था, पेपर के जो प्रॉपर्टीज थे वो कुछ अलग थे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, जो राख बन चुकी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अलग है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, इस पेपर की जो प्रॉपर्टीज है ना, बर्निंग के बाद पेपर की जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और पहले हमारे पास क्या था, पेपर था, अभी हमारे पास क्या बन चुकी है, राख बन चुकी है। मीन्स कुछ नया बन चुका है। पेपर को जलाने से पहले हमारे पास राख नहीं था, पेपर था, बट पेपर को जलाने के बाद हमारे पास पेपर नहीं है, क्या बन चुकी है, राख बन चुकी है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज।
दैट मीन्स केमिकल चेंज बच्चों कौन से होते हैं, वो वाले चेंजेस जिसके अंदर कैसे पता चलेगा कि कहीं किसी भी जगह पे कोई चेंज हुआ तो वो कौन सा केमिकल चेंज है या नहीं है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपने क्या देखना है, आप देखोगे क्या उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आया, अगर तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आएगा, या फिर वहां पे क्या है न्यू फॉर्मेशन, या फिर वहां पे कोई नई चीज बन जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी काम वहां पे हो रहा है ना, दैट मीन्स वो जो चेंज है वो हमारा कौन सा होगा, केमिकल चेंज। ठीक है, और केमिकल चेंज जिन रिएक्शंस के अंदर होते हैं उसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो चलो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन बच्चों क्या बनी, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है ये, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस। ठीक है, प्रोसेस इन विच वन और मोर substances converted into one or more new substances। ठीक है, तो देखो यही चीज हमने अभी जो मैंने आपको बर्निंग ऑफ पेपर वाली जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई थी, वो क्या हो रहा था हमारा, वो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन ही थी, क्योंकि वहां पे कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, में क्या हो रहा है, वन और मोर सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे मेन चीज बच्चों क्या है, न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, कन्वर्ट तो वो सब्सटेंसेस के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन वो सब्सटेंसेस जो भी नए बने हैं वो कौन से हमारे बिल्कुल न्यू है, जो पहले नहीं थे। तो यही होती है हमारी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की। मैंने बर्निंग ऑफ पेपर की एग्जांपल आपके सामने ली, तो आपको देख के साफ साफ पता लग गया कि हाँ पहले पेपर था अभी कुछ और बना, मीन्स यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट एक चीज सोचने वाली है कि देखो अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा HCl देखने में वाटर जैसे ही लगता है, अगर किसी बच्चों को दिखाओगे तो उसको तो पता भी नहीं होगा कि HCl है। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं लैब में, मान लो आपके सामने बिकर में कुछ भी दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद कुछ अगर उसके प्रॉपर्टीज चेंज भी होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये चीज भी सोचने वाले हैं, क्योंकि हमने पढ़ा अभी तक कि केमिकल रिएक्शंस क्या होगी, वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मींस या तो उसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है या फिर उसमें कुछ न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग क्या रिएक्शन लैब के अंदर बच्चों कोई रिएक्शन करेंगे तो हमने कुछ डाल भी दिया, मान लो उसमें कुछ न्यू बन भी गया तो हमें नहीं पता लग रहा, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो हमें पता ही नहीं लगा, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि वहां पे कोई केमिकल जो रिएक्शन है वो हुआ है। तो इसलिए हमने क्या बच्चों, जितनी भी रिएक्शंस हम लोग करते हैं ना मोस्टली, उससे जितने भी रिजल्ट हमारे सामने आते हैं तो उन सब रिजल्ट को कंक्लूड करके हमने ये फाइंड आउट करा है कि अगर केमिकल रिएक्शन कहीं भी होती है तो कैसे पता चलता है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका क्या है, केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन, जब क्या होगा हमारे पास, तो मान लो अगर आपने कोई भी रिएक्शन हम लोग कर रहे हो तो वहां पे क्या है, उसके कलर में चेंज आ जाता है, चेंज इन कलर। मान लो अगर आपने कोई दो एसिड या कोई भी दो केमिकल्स को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद जब आपने उनको शेक किया कुछ भी है, तो उसके बाद क्या है, उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, तो सिंपली आप बोलोगे कि वहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐसी जो दूसरी चीज है वो कौन सी है, चेंज इन स्टेट। मतलब मान लो पहले आपके पास वो कोई सॉलिड स्टेट में है या कोई भी स्टेट में है, दूसरा क्या है, चेंज इन स्टेट। तो मान लो पहले आपके पास क्या है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी तो आपके पास तो वो कोई भी सब्सटेंस जो आप ले रहे हो वो किसी और स्टेट में है, सॉलिड से अगर मान लो वो गैस स्टेट में आ गया या लिक्विड में आ गया। इस तरीके से भी हम लोग अगर वहां पे कोई भी स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है तो तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, मीन्स जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी है, हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तीसरी जो बच्चों होती है वो कौन सी होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मान लो वहां पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है,
रिएक्शन होने के बाद आपने कोई एसिड या कोई भी चीज आपस में अपने केमिकल्स को मिलाया, अगर वहां पे आपको गैस निकलती हुई कोई दिखाई दे, दैट मीन्स वो जो रिएक्शन है वो कौन सी है, डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ वन हमारा कौन सा होता है, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर वहां पे क्या हो, टेम्परेचर में चेंज हो। मान लो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी है, तो अगर वहां पे टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है तब भी हम लोग बोलेंगे कि वहां पे जो रिएक्शन है वो कौन सी है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट इन चारों चीजों में से अगर वहां पे कोई भी काम हो रहा है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि वहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब बात आती है कि केमिकल, हमारा जो चैप्टर का नेम था वो क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो नाउ हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो देखो बच्चों सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी, वो कौन सी थी, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। तो मैंने क्या थी, बर्निंग ऑफ पेपर वाली जो एग्जांपल आपको ली थी, तो हमने क्या करा था, बर्निंग ऑफ पेपर वाली एग्जांपल ली थी और उससे हमने समझा था कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कैसे पता चलता है। अभी बात ये है कि देखो बर्निंग ऑफ पेपर को, एक तो मैंने ऐसे वर्डिंग में लिखा बर्निंग ऑफ पेपर, तो क्या हमारे पास कोई और इजी मेथड है जिससे हम लोग इसी चीज को इजी वे में रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बच्चों सिंपली क्या, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया पेपर और यहाँ पे क्या, बर्निंग ऑफ पेपर, तो इसमें हमें दो चीजें हमने यूज करी थी, कौन कौन सी ली थी, एक हमने लिया था पेपर और एक मास्टिक ली थी। ठीक है, तो अगर मैं मास्टिक की जगह उसका फॉर्मूला लिख दूं और ऐसे पेपर की जगह उसका फॉर्मूला लिख दूं, फॉर एग्जांपल मान लो अगर उसका कोई फॉर्मूला है तो मैंने सिंपली ये लिखा है, जैसे मैंने क्या लिया था, पेपर लिया था और क्या लिया था, मास्टिक ली थी। ठीक है, बर्निंग करने के बाद क्या हुआ, ऐश बना, राख बनी। इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूलों की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन सिंपली रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सिंपली केमिकल इक्वेशन के अंदर हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एक एरो। एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग बच्चों वो चीजें लिखते हैं जो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास थी, जिन्होंने रिएक्ट करना था। ठीक है, और एरो के राइट हैंड साइड में वो वाली चीजें आएंगी जो रिएक्शन करने के बाद फॉर्म हुई है, जो पहले हमारे पास नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो वे है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है हमारे पास, मैंने हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमने फॉर्मूला लिख दिया, फिर हमने डाला एरो का निशान। ठीक है, उसके बाद क्या है, H2 और O2, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, H2O। तो वाटर हमारा क्या था, रिएक्शन करने से पहले नहीं था, तो एरो के बाद हमेशा वही चीज आएगी जो रिएक्शन करने के बाद न्यू फॉर्म हुई है, और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज आएगी जो हमारे पास रिएक्शन करने से पहले थी पर रिएक्शन करने के बाद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो चीज है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और है कि देखो हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन करने से पहले हमारे पास होते हैं। ठीक है, इन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मींस जिन्होंने रिएक्ट भी करना है। ठीक है, इसीलिए वर्ड बना है रिएक्टेंट्स, इनका नेम है। तो हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो है H2 और एक O2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2 और O2 दो तरीके के रिएक्टेंट्स हैं। और रिएक्शन करने के बाद बच्चों एरो के राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें लिखी होती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मीन्स वो क्या, हमारी जो न्यू चीज है ना वो क्रिएट हुई है जो हमारे पास पहले नहीं थी, ये हमारा एक तरीके का रिजल्ट है। तो रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिख रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है H2 जिंक, और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे जो रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसका नेम भी आपको इजीली अभी लिखना आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको करवा दिया है। Cu मींस क्या है, कॉपर, और SO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फेट। तो इसका नेम क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। Zn का भी हमने 23 एलिमेंट जो हमने याद करे थे, Zn मींस क्या है, जिंक। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, जिंक, SO4 क्या है, सल्फेट, दैट मींस जिंक सल्फेट, और Cu क्या होता है हमारा, कॉपर।
ठीक है। इस तरीके से बच्चों को सबने नेमिंग लिखनी होती है। तो अभी देखो मैंने ये चीज आपके सामने इक्वेशन लिखी है, मैं अभी इसको बॉक्स में क्लोज कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन हो। तो जो मैंने बॉक्स में क्लोज करी है ना, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि रिएक्टेंट्स कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं। तो हरी आप जल्दी से बताओ और अपनी नोटबुक में लिख लो कि रिएक्टेंट कौन से हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ अभी दोबारा से। हमने सबसे पहले क्या देखना है, एरो का निशान देखना है कहाँ है, तो एरो हमारी यहाँ पे पड़ी है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें पड़ी है वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन सा है, जिंक है और दूसरा कौन सा है, CuSO4। एक जिंक है और दूसरा कॉपर सल्फेट, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, एरो देखेंगे कहाँ पे, उसके राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या, जिंक सल्फेट और साथ में क्या, Cu कॉपर। तो ये दोनों चीजें हमारे क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। ZnSO4 प्लस के बाद दूसरी चीज कौन सी है, Cu, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या बच्चों, प्रोडक्ट। तो ये थे हमारे इस तरीके से हम लोग क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।